हेलो डिएवियंस, अभी हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 10 को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हम लोग स्टडी कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर का जो नोट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा www.davguru.in। तो चलिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग कन्फ्रंटेशंस, बैटल्स एंड डिप्लोमेटिक मूव्स। अंग्रेजी सत्ता एक ही दिन में भारत में स्थापित नहीं हुई थी। ये एक लंबा प्रोसेस था और इसमें कई सारे कन्फ्रंटेशंस हुए थे, युद्ध हुए थे और कई सारे डिप्लोमेटिक मूव्स लिए थे अंग्रेजों ने। उसके बाद जाकर भारत अंग्रेजों के कब्जे में आया था और इसके बारे में हमने डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ा भी था। द इंग्लिश ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडर्स टू मास्टर। अंग्रेज जो ट्रेडर्स बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे, वो अब मास्टर्स बन चुके थे, यानी कि यहाँ के मालिक बन चुके थे। ग्रेजुअली बिकमिंग द सुप्रीम पावर इन इंडिया। और धीरे धीरे करके वो भारत का एक सुप्रीम पावर बन चुके थे, यानी कि भारत में होने वाला हर एक चीज़ अंग्रेजों के कंट्रोल में था। अनलाइक प्रीवियस इन्वेडर्स, द ब्रिटिश टोटली शैटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। अंग्रेजों से पहले भी भारत में कई सारे आक्रमणकारी आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंडिया के गांव के सेल्फ सफिशिएंसी पर आक्रमण नहीं किया था। पहले इंडिया के गांव सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, उनको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। अपनी हर ज़रूरत की चीज़ को वो गांव में ही बना लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो लोग यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज थे सबको तबाह करने लगे। गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने लगे। देयर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रूइंड द पीजेंट्री, अपरूटेड ट्राइबल्स एंड डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने यहाँ के किसानों को बर्बाद कर दिया, ट्राइबल्स को भी बर्बाद कर दिया, एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। भारत में जो ट्रेड व्यापार हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाते थे, वो सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कोलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। अंग्रेजों ने कृषि को लेकर कई सारी नीतियाँ बनाई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूरल लाइफ वॉज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का जो ग्रामीण जीवन था बहुत ही साधारण हुआ करता था और वो लोग सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीते थे, उनको बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड changes in the land revenue, agriculture and administration to protect their own interest। उन्होंने धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया ताकि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके, क्योंकि थे तो वो लालची। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बदल दिया। एग्रीकल्चर का जो सिस्टम भारत में फॉलो किया जाता था उसको भी उन्होंने बदल दिया। अपने मन की फसल वो लोग लगवाने लगे किसानों से ज़बरदस्ती। और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को तो उन्होंने पूरा बदल ही दिया था, वो लोग अपने हिसाब से सरकार को चलाने लगे थे। लैंड रेवेन्यू बिकेम द कंपनीज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। पहले जो वो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाया करते थे, अब धीरे धीरे वो लैंड रेवेन्यू को भी अपने कब्जे में ले लिए, यानी कि जो टैक्स पहले राजाओं को जाता था ज़मीन के बदले में, वो टैक्स अब अंग्रेज लोग लेने लगे। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स टू लेजिटिमाइज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द लैंड। ज़मीन से जितना ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा सके वो लोग उतना ज़्यादा प्रॉफिट निकालते थे, और इसको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने कई सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके बारे में आगे अभी हम लोग देखेंगे भी। अब हमें वही लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ना है। टोटल 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कि एक था ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम, तीसरा था रियोतवाड़ी सिस्टम। ZMR ये एक बाइक का नाम होता है। आप इससे इन तीनों सेटलमेंट्स के नाम याद रख सकते हैं। अब ये तीनों में अंतर क्या है? तीनों में किसानों से टैक्स लिया जाता था ज़मीन के बदले में, उस पर जो फसल उगता था उसके बदले में, लेकिन टैक्स लेने का तरीका बस अलग अलग था। तो इन तीनों तरीकों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पहला है ना ज़मींदारी सिस्टम, इसी को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। इसका मैकेनिज्म क्या था, ये काम कैसे करता था?
द जमींदार्स, जिसको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, वर मेड द ऑनर्स ऑफ द लैंड, मतलब जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और उस जमीन पर जितना अमाउंट कंपनी को देना था उसको फिक्स कर दिया गया था। मतलब हम तुम्हें इतना ज़मीन का मालिक बना देते हैं और उसके बदले में हमें इतना पैसा चाहिए, इस तरह से ज़मींदारों को कह दिया जाता था। इट कुड नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में उस अमाउंट को बढ़ाया नहीं जा सकता था, ऐसा रूल था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इफ़ जमींदार्स फेल टू पे ऑन टाइम देयर लैंड वॉज ऑक्शनड, अगर कोई ज़मींदार समय पर पैसे नहीं दे पाता था अंग्रेज़ों को, तो उसके ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी और वो ज़मीन किसी और को दे दी जाती थी। अब ज़मींदार पैसे क्यों नहीं दे पाता था? क्योंकि किसान पैसे नहीं दे पाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे कहाँ से आते थे? किसानों के पास से, तो पिसता तो किसान ही था अंततः। वाइल इट गेव द कंपनी अ रेगुलर इनकम, इस तरह इस सिस्टम में कंपनी को एक रेगुलर इनकम मिलता था। इट लेड टू द एक्सट्रीम ऑपरेशन ऑफ कल्टिवेटर्स बाय जमींदार, लेकिन इसमें कल्टिवेटर्स का यानी कि किसान का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, क्योंकि ज़मींदार को पैसा देना पड़ता था अंग्रेज़ों को, और ये किसको परेशान करेगा? ये कल्टिवेटर्स को परेशान करेगा। टैक्स वसूलने का दूसरा सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो था रियोतवारी सिस्टम। रियोत का मतलब था किसान। अब यहाँ पे जमींदारों वाला जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया था, क्योंकि जमींदार जो बीच में थे ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। ये कैसे काम करता था? इसका मैकेनिज्म क्या था? द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, यहाँ पे किसानों से ही डायरेक्टली जो भी टैक्स होता था, जो भी टैक्स बनता था वो ले लिया जाता था। किसान डायरेक्टली अंग्रेज को ही टैक्स पे करते थे। द लैंड वॉज सर्वेड, पहले लैंड का सर्वे किया जाता था। एंड द रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और मिट्टी जितनी उपजाऊ होती थी उसी के हिसाब से रिवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था कि तुम्हारी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे, तुम्हारी मिट्टी कम उपजाऊ है तो चलो थोड़ा कम दे दो। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द रिवेन्यू डिमांड वॉज वेरी हाई, पैसे बहुत ज़्यादा वो लोग डिमांड करते थे अंग्रेज लोग। ऑफन लीडिंग कल्टिवेटर्स इनटू द डेब्ट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, और इस कारण से किसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, मतलब वो कर्ज में दब जाते थे और कभी भी अंग्रेजों को पैसे नहीं चुका पाते थे। एक तीसरा सिस्टम भी अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गैंगेटिक वैली में, जो गंगा के वैली है जहाँ से गंगा नदी बहती है, उस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, सेंट्रल इंडिया में और पंजाब में। इसका मैकेनिज्म क्या था? लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स कॉल्ड महल्स, मतलब ज़मीनों को अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया था और उसको महल कहा जाता था। एक महल में एक या एक से अधिक गांव आते थे, और एक या एक से अधिक गांव मिलकर एक महल कहलाते थे, और पूरे महल का टैक्स पहले कलेक्ट किया जाता था और वो टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेज़ों के पास जमा करना पड़ता था। और इसके लिए विलेज कमेटी बनाई गई थी, मतलब गांव का एक कमेटी हुआ करता था, वो हर किसान से टैक्स कलेक्ट करता और अंग्रेज़ों तक पहुंचा देता, और इसी का काम वही यहाँ पे लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द गवर्नमेंट रिटेन्ड द राइट टू इंक्रीज रेवेन्यू एट विल, मतलब यहाँ पे इस वाले सिस्टम में अंग्रेजों के पास ये अधिकार था कि वो कभी भी रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे, मतलब टैक्स को बढ़ा सकते थे। एंड द हाई डिमांड्स ब्राउट नो बेनिफिट टू द कल्टिवेटर्स, और यहाँ पर भी किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब अल्टीमेटली ZMR, मतलब ज़मींदारी, महलवारी, रियोतवारी, तीनों में किसान ही पिसता था। नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब अंग्रेजों ने कृषि का कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, उसको व्यापार से जोड़ दिया था। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स, अंग्रेज फोर्स करते थे भारत के किसानों को कि तुम लोग कैश क्रॉप्स ही उगाओ, खाने का फसल मत उगाओ, ऐसा फसल उगाओ जिसको हम इंडस्ट्री में भेज सके और हमारा फैक्ट्री चल सके, इंस्टीड ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन उगाने नहीं देते थे। दीज क्रॉप्स इंक्लूड इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, पेपर, टी एंड शुगर, ये सारे फसल उगवाया करते थे भारत के किसानों से। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड इनटू कोर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर दे रिसीव एडवांस बट वर देन फोर्स टू सेल एट वेरी लो प्राइसेस, अंग्रेज लोग किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और उनको थोड़ा मोड़ा एडवांस दे देते थे, और जब फसल उगती थी तो फसल को बहुत लो रेट पे वो लोग खरीद लेते थे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस शिफ्ट लेड टू फ्रीक्वेंट फेमाइन बिकॉज लेस लैंड वॉज अवेलेबल फॉर ग्रोइंग फूड। अंग्रेज लोग तो भारत के किसानों से ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स उगवाते थे, ये सारी फसलें,
और जो फूड ग्रेन्स वाले फसल थे वो उगाने के लिए ज़मीन ही नहीं बचती थी। इस कारण से भारत में कई सारी फेमाइन यानी कि कई बार मल्टीपल टाइम्स भारत में भुखमरी आई। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड कोलोनियलिज्म। अंग्रेजों ने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी एक्सप्लॉइट किया। ट्राइबल कम्युनिटीज लिव्ड इन अ क्लोज हार्मोनी विथ नेचर। आदिवासी लोग जंगल में रहा करते थे और नेचर के काफ़ी करीब हुआ करते थे। शेयरिंग अ यूनिक लैंग्वेज कल्चर एंड हिस्ट्री। उनका लैंग्वेज कल्चर और हिस्ट्री काफ़ी यूनिक हुआ करता था। द ब्रिटिश डिसरप्टेड देयर लाइफ्स बाय डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन को बर्बाद कर दिया, उन्होंने उनके जंगलों को रिजर्व्ड घोषित कर दिया, जिससे कि उनको कई सारे रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? Tribals were not allowed to leave, hunt, graze animals or cut wood in these areas without permission. अब जो काम वो बरसों से करते आ रहे थे उसके लिए उन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ता था। वो लोग बिना परमिशन के जंगल में रह भी नहीं सकते थे, शिकार भी नहीं कर सकते थे, जानवरों को चरा भी नहीं सकते थे और लकड़ियां भी नहीं काट सकते थे। आदिवासी लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे, इस पर भी बैन लगा दिया गया। दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वॉज बैंड, फोर्सिंग मेनी ट्राइबल्स टू बिकम लेबरर्स और माइग्रेट। और जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन कर दिया गया तो बहुत सारे ट्राइबल्स को लेबर बनना पड़ा, उनको मजदूरी करना पड़ा और उनको माइग्रेट करना पड़ा। इन सब से परेशान होकर ट्राइबल्स ने कई सारे रिवोल्ट भी किए, जैसे कि एक संथाल रेबेलियन हुआ था। ये मूवमेंट बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। बिरसा मुंडा झारखंड में बहुत फेमस है, इवन इंडिया में भी बहुत फेमस है। इनको बिरसा भगवान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लास्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में लगाए जा रहे थे और उसके लिए उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, जो कि वो लोग इंडिया से लेकर जाते थे भारत के किसानों से ज़बरदस्ती वैसे फसल उगवाकर, और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे और उस फिनिश्ड गुड को फिर इंडिया के मार्केट में ही लाकर बेचा जाता था। मतलब हमारा सामान ले जाकर उसी से सामान बनाओ और फिर हम ही को बेचो। दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड द स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, जूट एंड कोल माइनिंग अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इसके वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था वो सब बर्बाद हो गया और टेक्सटाइल, जूट, कोल माइनिंग से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे वो सब भी भारत में नष्ट हो गए समय के साथ। दीज इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड प्राइमरली टू सर्व ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट रैदर देन द इंडियन डेवलपमेंट। और जो भी इंडस्ट्रीज़ भारत में बची हुई थी वो मेनली इसीलिए बची हुई थी क्योंकि अंग्रेज़ों को उनसे रॉ मटेरियल मिलता था, इसीलिए बस वो इंडस्ट्रीज़ बचे हुए थे। फाइनली हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करके आप उस बुक को परचेज कर लीजिए। फ्लिपकार्ट का लिंक वहाँ पे डला हुआ है। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।